नमस्कार। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मॉडरेटिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं नरमपंथी नेता कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वर्ष अगर बीपीएससी का एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन देख लें तो उसमें भी इससे बहुत सारे प्रश्न थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण नरमपंथी नेताओं के बारे में, उनके जीवनी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उनके जीवनी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे वो कौन कौन से एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा कौन कौन सा समाचार पत्र को एडिट किया गया था, उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आज हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ साथ उनके जीवनी के बारे में भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब मन में सवाल आता है कि नरमपंथी नेता और चरमपंथी नेता थे कौन, मॉडरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट थे कौन। तो जब हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बताएंगे तो इनके बारे में विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक हम ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना था 1885 में एओ ह्यूम के प्रयास से हुआ था। जैसे जैसे आईएनसी आगे बढ़ा, इसमें दो प्रकार के नेता उभरे। दोनों का आइडियोलॉजी, दोनों का जो मत था वह भिन्न था। कुछ ऐसे भी नेता के समूह थे जो अंग्रेज और अंग्रेज के नीतियों पर क्या करते थे, विश्वास करते थे और उनके प्रति क्या थे, वफादार थे। तो वैसे नेता जो अंग्रेज और अंग्रेज के नीतियों पर भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, उन्हें क्या कहा गया, नरमपंथी नेता कहा गया। ये नेता अंग्रेज के शासन के अधीन रहकर अपना कुछ प्रशासन में सुधार की मांग चाहते थे कि अंग्रेज का शासन रहे, उसी के नीचे रह के हम लोग प्रशासन में क्या करें, सुधार करें और अच्छे से रहें। लेकिन जो चरमपंथी नेता एक्सट्रीमिस्ट्स हुए वह अंग्रेज और अंग्रेज के नीतियों के क्या हुए, विरुद्ध हो गए और वो अपना शासन क्या करने लगे, अपने शासन की मांग करने लगे और अंग्रेज को सत्ता से हटाने का प्रयास करने लगे। तो आईएनसी में इनके बारे में हम लोग विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, विस्तार से जानेंगे। फिलहाल इनके जीवनी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो नरमपंथी नेता को हम लोग मॉडरेटिस्ट या अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं और जो चरमपंथी नेता है इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स भी कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट के नाम से भी जानते हैं। नरमपंथी नेता का जो काल रहा वो 1885 से लेकर 1905 तक रहा है। 1905 से लेकर 1915 तक जो था वो चरमपंथी नेता का काल हुआ और 1915 के बाद जो गांधी युग क्या हो गया है, आरंभ हो गया। तो एक बार समराइज कर दें हम लोग, वे सभी नेता जो अंग्रेज और अंग्रेज के नीतियों पर विश्वास करते थे और उनके अधीन रहकर प्रशासन में सुधार की मांग करते थे, उनको नरमपंथी नेता कहा जाता था। और उनका काल 1885 से 1905 के मध्य रहा है। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कुछ नए युवा नेताओं का उदय हुआ जो अंग्रेज के नीतियों के विरुद्ध थे। उन नेताओं को क्या कहा गया, चरमपंथी नेता कहा गया और उनका काल 1905 से 1915 माना जाता है। 1915 के बाद गांधी जी का योगदान बहुत अहम रहा है और इसलिए 1915 के बाद के युग को क्या कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है। तो नरमपंथी नेता में प्रमुख तीन नेता थे जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनके जीवन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इनके जीवन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले हम किनके बारे में आज अध्ययन करेंगे, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। हम लोग नोट्स को इंग्लिश में लिख दी हैं और हिंदी में इसको क्या करते हैं, समझा देते हैं ताकि दोनों माध्यम के छात्र, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के छात्र दोनों के लिए क्या होगा, लाभप्रद सिद्ध होगा। इंग्लिश में जो हम लोग लिखे हैं वह बहुत आसान भाषा में लिखे हैं, अगर आप पढ़िएगा खुद से भी समझने में क्या हो जाइएगा, सक्षम हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अंत तक देखिए, इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। बस एक बार सुन लेने से ही यह क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो उनके बारे में पहला तो क्या है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था, भारत का वयोवृद्ध कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो यह परीक्षा में प्रश्न पूछता भी है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उनका जन्म बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था। कब हुआ, 1825 में। तो कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में बॉम्बे में हुआ था और किस परिवार में हुआ था, तो पारसी परिवार में हुआ था। वह
जो नेशनलिस्ट लीडर थे, जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, उसमें सबसे ज़्यादा क्या थे, रेस्पेक्टेड पर्सन थे। और उनको सभी लोग क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, सभी लोग उनको क्या करते थे, सम्मान देते थे। अब क्या है कि वह ये एलिफिंस्टन कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में 10 वर्षों तक क्या किए हैं, कार्य किए हैं। तो पूछ देगा दादा भाई नौरोजी कार्य क्या करते थे, तो वह 10 वर्षों तक एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में जो अवस्थित है उसमें मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। उसके बाद वह एक फर्म में ज्वाइन कर लिए और कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। अब दादा भाई नौरोजी का जो योगदान है बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रशंसनीय है। वह आरंभिक दिनों से ही देश के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देते रहे हैं। वह बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना किए। वे एक न्यूज़पेपर समाचार पत्र को संपादित किए हैं जिसका नाम है राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार का मतलब होता था सत्य बोलने वाला। और कुछ समाज सुधारक के साथ मिलकर पारसी समुदाय से सामाजिक बुराइयों को हटाने का भी क्या किए, कार्य किए। उन सामाजिक सुधारकों का नाम था एस बंगाली, नौरोजी फरदोंजी। उनके साथ मिलकर पारसी समुदाय से सामाजिक बुराइयों को भी हटाने का कार्य किए हैं। तो अगर अभी तक में देख ले तो क्या कह सकते हैं, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। इनका जन्म बॉम्बे में 1825 में पारसी परिवार में हुआ था। ये बहुत ही रेस्पेक्टेड क्या थे, पर्सन थे। यह 10 वर्ष तक एलिफिंस्टन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। उसके बाद वह कहाँ चले गए, लंदन चले गए। इनके द्वारा किस एसोसिएशन का स्थापना किया गया है, तो बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना किया गया। तो इसको प्रश्न कैसे पूछ देगा कि बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। या पलट के क्वेश्चन दे दे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस एसोसिएशन का स्थापना किया गया है, तो बॉम्बे एसोसिएशन के द्वारा। अगला जो इससे प्रश्न बनेगा कि दादा भाई नौरोजी किस समाचार पत्र को संपादित किए हैं, तो समाचार पत्र का नाम क्या है, राष्ट्र गुफ्तार है। और राष्ट्र गुफ्तार का मतलब क्या होता था, स्पीकर ऑफ ट्रुथ होता था। दादा भाई नौरोजी एस बंगाली और नौरोजी फरदोंजी के साथ मिलकर पारसी समुदाय से सामाजिक बुराइयां भी समाप्त करने का प्रयास किए हैं। अब देखते हैं रोल इन कांग्रेस। उनका कांग्रेस में क्या अहम भूमिका रहा है। उनका कांग्रेस में भी जो योगदान है वह क्या है, प्रशंसनीय है। वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए। कब कब चुने गए, 1886, 1893 और 1906 में। तो आपको यह क्वेश्चन दे दे कि दादा भाई नौरोजी आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में किन वर्ष, कौन कौन वर्ष में रहे हैं, तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। यानी कि 3 बार वह आईएनसी के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पहला तो इनका आईएनसी में योगदान रहा कि 3 बार अध्यक्ष चुने गए। अब क्या हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। जब बंगाल का विभाजन हुआ वह काला दिवस के रूप में क्या किया गया, भारतीयों के द्वारा मनाया गया। सभी लोग इस घटना से क्या हुए, आहत हुए। आम जनता से लेके बड़े बड़े लीडर्स जो थे उनके लिए भी यह क्या था, एक सदमा के रूप में था। अब क्या हुआ, बंगाल विभाजन के बाद आईएनसी के कुछ नेता जो थे वह ब्रिटिश की पॉलिसी, जो अंग्रेज की नीति है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की मांग किए। कुछ नेता चाहते थे कि नहीं, ब्रिटिश पॉलिसी के विरुद्ध क्या हो, मांग मतलब विरुद्ध नहीं जाना है, उनसे मिलकर काम करवाना है। और इसी बीच में क्या हुआ, आईएनसी 2 भागों में बंटने के कगार पे आ गया। अब क्या होता, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद ही क्या हो जाता, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में बंट जाता। लेकिन उसमें दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा क्या हो रहा हुआ, योगदान रहा। दादा भाई नौरोजी मध्यस्थता करके आईएनसी को स्प्लिट होने से, विभाजित होने से क्या किए, बचा लिए। और 1906 में उनको आईएनसी का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अगर दादा भाई नौरोजी नहीं रहते तो आईएनसी 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ही 2 भागों में क्या होता, टूट जाता। चूँकि दादा भाई नौरोजी को दोनों नेता जो क्या थे, नरमपंथी नेता और चरमपंथी नेता, दोनों सम्मान करते थे, इसलिए उनके बातों को दोनों माने और आईएनसी का विभाजन होने से क्या हो गया, बच गया। लेकिन दादा भाई नौरोजी खुद बंगाल विभाजन से क्या थे, आहत थे।
बंगाल विभाजन से आहत थे। इसलिए बंगाल विभाजन के बाद 1906 के सत्र में जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने तो वह किस चीज़ का लक्ष्य रखे? स्वराज का लक्ष्य रखे। स्वजोड़ राज्य, अपना शासन होना चाहिए। तो 1906 के सत्र में दादा भाई नौरोजी स्वराज का लक्ष्य रखे थे। तो पूछ देगा कौन से ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे, नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने स्वराज का लक्ष्य रखा? तो कौन रखे हैं? दादा भाई नौरोजी। कब रखे हैं? 1906 के सत्र में रखे हैं। अब क्या हुआ, एक रिजोल्यूशन संकल्प क्या किया गया, पारित किया गया आईएनसी में, जिसमें क्या किया गया, स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने की बात कही गई, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करने का बात किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा जो भारतीय शिक्षा है उसको क्या किया गया, बढ़ाने की मांग की गई। अब सभी नेताओं को यह लग गया कि अंग्रेज़ों का क्या करना है, बहिष्कार करना है, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा हो या अंग्रेज का सामान हो, सभी को क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो 1906 के सत्र में दादा भाई नौरोजी संकल्प पारित किए। उसके द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजी सामान और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार की बात की गई, साथ साथ स्वदेशी को अपनाने का क्या किया गया, संकल्प लिया गया। अब क्या हुआ, 1906 में दादा भाई नौरोजी यह भी कहें कि हमको सरकार से सहायता नहीं चाहिए, हमको सरकार से क्या चाहिए, न्याय चाहिए, हमको सरकार से स्वराज चाहिए। जैसे अन्य कॉलोनी में, अन्य उपनिवेश में लोगों को स्वराज दिया गया है, उसी तरह भारत को भी क्या दिया जाना चाहिए, स्वराज दिया जाना चाहिए। क्योंकि दादा भाई नौरोजी खुद 1905 के बंगाली विभाजन से क्या थे, आपको आहत थे। तो अब क्या कह सकते हैं, कांग्रेस में उनका क्या क्या रोल रहा? तो 3 बार अध्यक्ष चुने गए, आईएनसी को 1905 में विभाजित होने से बचा लिए, स्वराज का लक्ष्य रखे, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए क्या किए, संकल्प पारित किए। यानी कि ब्रिटिश की सामग्री, अंग्रेज़ों की सामग्री और अंग्रेज़ों की शिक्षा के बहिष्कार करने के क्या किए, बात किए। वो अंग्रेज़ों से अपने न्याय के लिए लड़ने की बात किए कि न्याय के लिए लड़ना होगा, स्वराज के लिए क्या करना होगा, लड़ना होगा। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था कहाँ पे, आईएनसी में। अभी तक हम लोग आईएनसी में दादा भाई नौरोजी की भूमिका के बारे में देखे। अब देखते हैं उनका भूमिका कहाँ पे, इंग्लैंड में क्या क्या हुआ। जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे क्या क्या वह भूमिका निभाए, इसको देखते हैं। पहला कि वो वहाँ पर जाके क्या किए, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या किए, स्थापना किए। तो पूछ देगा कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1866 में किया गया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो इस एसोसिएशन के माध्यम से वह भारतीयों के समस्या को अंग्रेज के सामने रखने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि अंग्रेज भारतीयों के समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए कुछ ना कुछ क्या करे, उपाय निकाले। तो पूछ देगा, तो दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना लंदन में किए। इस एसोसिएशन के माध्यम से भारतीय मुद्दा को अंग्रेजों के सामने उजागर करने का प्रयास किए। दूसरा है कि वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का क्या किए थे, स्थापना किए थे। तो पहला याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा लंदन इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना किए। और लंदन इंडियन सोसाइटी में स्थापना जो किए तो उनका साथ कौन दिया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उनका क्या किए, साथ दिए। अब ये सब जो एसोसिएशन का स्थापना किए उनका उद्देश्य क्या था? तो उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों के समस्याओं को क्या किया जाए, अंग्रेजों के समक्ष रखा जाए, अंग्रेज और भारतीयों के बीच जो इंटरेक्शन है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और जितने भी एशियंस हैं उनको यूरोपियों के समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भारतीयों को कम अधिकार मिले और अंग्रेजों को ज़्यादा अधिकार मिले। दोनों को क्या होना चाहिए, चाहे वह यूरोपियन हो चाहे एशियन हो, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, पक्षपात करते थे। भारतीयों को कभी भी उच्च पद नौकरी में नहीं दिया गया था, उनकी दयनीय स्थिति कर दी गई थी। तो उन्हीं भारतीयों के उच्च पद के मांग के लिए, उनके उच्च स्टेटस, हायर स्टेटस के मांग के लिए वो लोग क्या किए हैं, इन संगठनों का क्या किए हैं, गठन किए हैं। तो पूछ देगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन कौन एसोसिएशन का स्थापना किया गया? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरा लंदन इंडियन सोसाइटी। इन एसोसिएशन के माध्यम से भारतीयों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किए हैं, का विरोध किए हैं और उसको निंदा किए हैं। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है?
अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? देखिए, वर्नाकुलर मतलब होता है देसी भाषा। कुछ जो लीडर्स थे, कुछ जो नेता थे, वह क्या करते थे, अपनी देसी भाषा, क्षेत्रीय भाषा में क्या करते थे, पत्रिका निकालते थे, मैगजीन निकालते थे, न्यूज़पेपर निकालते थे, ताकि भारतीयों के बीच जागरूकता क्या किया जाए, फैलाया जाए। जब अंग्रेज़ों को लग गया कि यह क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र के माध्यम से भारतीयों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध उकसाया जा रहा है, तो अंग्रेज़ क्या किए, एक अधिनियम के तहत क्षेत्रीय भाषा में जो भी पत्रिका या समाचार पत्र निकलते थे, उनके उन पर क्या किया गया, रोक लगा दिया गया। और यही क्या कहलाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहलाया, जिसका विरोध किनके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी किया गया था। तो अभी तो बताएं कि आपको बहुत सारा एसोसिएशन की भी स्थापना की है, साथ साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की भी क्या किए हैं, निंदा किए हैं। दादा भाई नौरोजी का सबसे बड़ा यह भी अचीवमेंट है कि वह प्रथम भारतीय थे जिनको हाउस ऑफ कॉमन में क्या किया गया, 1892 में चुना गया। हाउस ऑफ कॉमन क्या है, जैसे अभी लोकसभा है, उस समय क्या कहलाता था, हाउस ऑफ कॉमन कहलाता था। तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय हैं जिनको हाउस ऑफ कॉमन में के लिए निर्वाचित किया गया। कब किया गया, 1892 में किया गया। या ऐसे भी क्वेश्चन दे दे, वह ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम क्या थे, भारतीय थे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसे प्रथम भारतीय थे जिनको हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए निर्वाचित किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी को। और कब किया गया है, 1892 में। या प्रश्न आपको दे देगा वैसे कौन प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने थे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, दादा भाई नौरोजी। संसद का हिस्सा बनकर वह लगातार भारतीयों के उत्थान के लिए क्या करते रहे, कार्य करते रहे। वह संसद का हिस्सा बन भी गए, फिर भी अपने देशवासियों को नहीं भूले और निरंतर अपने देश के नागरिकों के उत्थान के लिए वह क्या करते रहे हैं, कार्य करते रहे हैं। अब अगला है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन मतलब होता है किसी चीज़ को उठा के ले जाना। जैसे एक वर्ड होता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट हैं, दूसरे देश में जाकर क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। यानी कि हमारे देश का जो बेस्ट ब्रेन है वो किसी अन्य देश को क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। उसी तरह ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद दादा भाई नौरोजी भी क्या हुए, बहुत ज़्यादा आहत हुए, जहाँ पर वह ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा किया करते थे। अब ब्रिटिश सरकार की वह क्या करने लगे, निंदा करने लगे। वो लोगों के सामने उजागर करने लगे कि कैसे अंग्रेज जो हैं भारतीयों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। चाहे वो सामाजिक तौर पर शोषण हो या आर्थिक तौर पर शोषण हो, वह अंग्रेज़ों के द्वारा कैसे किया जा रहा है, वही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के हिसाब से क्या किए हैं, बताए हैं। वह एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस पुस्तक में वो सभी तरीक़ों के बारे में बताएं जिस तरीक़ा से अंग्रेज़ भारतीयों का शोषण करते थे। अंग्रेज़ क्या करते थे, भारत से कच्चे पदार्थों को सस्ते दामों पर ले जाते थे और जो दाम किसान को मिलना चाहिए उससे भी कम दामों पर कच्चे पदार्थ को क्या करते थे, खरीदते थे। और वहाँ से सामग्री को बनाकर रेडीमेड वस्तु को जो सामान्य मूल्य है उससे भी ज़्यादा मूल्य पर भारत में क्या करते थे, बेचते थे। साथ साथ भारत के पैसा से वह अपने अधिकारियों को अंग्रेज में क्या करते थे, तनख्वाह देते थे। इंग्लैंड में तनख्वाह देते थे और पेंशन दिया करते थे। पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, और हमारे ही पैसा से ब्रिटेन में उनके अधिकारियों को पेंशन और सैलरी दिया जाता था। और इन्हीं सब बातों पर दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से फोकस किए हैं। और एक बात और कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो राष्ट्रीय आय की क्या किए थे, गणना किए थे, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किए थे। यह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। और यह जो पुस्तक बताएं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो बहुत ही प्रचलित, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, फेमस बुक है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है। तो इसका नाम भी याद रख लेंगे। अगला इनका निधन की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे वो सच्चे देशभक्त थे और एक महान क्या थे, राजनीतिक
क्या थे, थिंकर थे, राजनीतिक क्या थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। 1917 में वह 92 वर्ष के उम्र में क्या हो गया, उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे कि अगर किसी व्यक्ति में भगवान होता है या अगर कोई व्यक्ति भगवान होते हैं तो वह कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो यह क्वेश्चन दे देगा कि यह कथन किनका था कि इफ़ देयर वाज डिवाइन इन मैन इट वाज दादा भाई नौरोजी, तो वह कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो भी हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में अध्ययन किए वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या क्या हम लोग को याद करने वाला पॉइंट है, उनके द्वारा कौन कौन सा एसोसिएशन चलाया गया, उनके द्वारा कौन कौन सा समाचार पत्र चलाया गया, कब वह आईएनसी के अध्यक्ष रहे हैं, कब वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए हैं, सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चित्र के माध्यम से भी हम क्या किया गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को क्या किया गया है, समझाया गया है। इसमें क्या किया है, एक तरफ दिखाया जा रहा है नीचे कि कच्चा पदार्थ है, ब्रिटिश अधिकारी का जो सैलरी है या सब्सिडियरी अलायंस में जो पेमेंट दिया जाता था, सब के लिए खर्च भारत से लिया जाता था। इसके बदले महंगे सामानों को क्या किया जाता था, भारत में बेचा जाता था। इस चित्र को अच्छे से देखिएगा तो इससे भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आप समझ जाइएगा। यह क्वेश्चन अगर दे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। उम्मीद करते हैं दादा भाई नौरोजी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अगले जो नरमपंथी नेता थे, वह है गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नाम आप सुने भी होंगे क्योंकि यह महात्मा गांधी के क्या रह चुके हैं, राजनीतिक गुरु रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। अब जो हमारे सामने चित्र है यह क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले का चित्र है। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो नेशनलिस्ट लीडर में इनका बहुत बड़ा क्या रहा है, योगदान रहा। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध क्या रहे, नेशनलिस्ट लीडर रहे हैं। और जब तक यह रहे हैं भारत को अपने पूर्ण श्रद्धा के साथ क्या किए हैं, सेवा की हैं। तो शुरू करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन के बारे में। तो देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कोल्हापुर में 1866 में हुआ था। वह एक शिक्षाविद थे, लेकिन बाद में चलकर वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हो गए, बहुत ही प्रतिष्ठित नेता बन गए। वो एक शिक्षाविद थे लेकिन बाद में चलकर बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित क्या बने, राष्ट्रवादी नेता बने हैं। वो रानाडे को अपना राजनीतिक और धार्मिक क्या मानते थे, गुरु मानते थे। तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं, तो रानाडे रहे हैं। अब क्या हुआ, बाद में चलकर वह क्या हुए हैं, रानाडे एक सोसाइटी की स्थापना किए थे जिसका नाम था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। उसके साथ वह क्या हो गए, जुड़ गए और उनके साथ मिलकर क्या किए हैं, काम किए हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में बहुत दिनों तक कार्यरत रहे, जो किसके द्वारा स्थापित किया था, रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था। वह एक मैगजीन भी क्या किए हैं, संपादित किए हैं, जिसका नाम क्या था, सुधारक था। सुधारक एक जर्नल था जो किनके द्वारा एडिटेड किया गया, संपादित किया गया, गोखले के द्वारा। यह जर्नल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। पूछ देगा कि गोखले जो थे वह किसका ये किए हैं, संपादन किए हैं, तो सुधारक का संपादन किए हैं। सुधारक क्या था, तो सुधारक एक जर्नल था जो पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा क्या किया जाता था, पब्लिश करवाया जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले भी क्या थे, एक प्रोफेसर थे। जैसे आप देखिएगा दादा भाई नौरोजी क्या रहे हैं, गणित के प्रोफेसर रहे हैं, उसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्या रहे हैं, प्रोफेसर रहे। कहाँ पे रहे हैं, फर्गसन कॉलेज पूना के प्रोफेसर रहे हैं। और उसी कॉलेज से वह प्रिंसिपल के रूप में क्या हुए, उसी कॉलेज के वह प्रिंसिपल बने और 1902 में वहाँ से प्रिंसिपल के रूप में क्या हुए हैं, रिटायर कर गए। तो अभी तक में हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में क्या जाने कि 1866 में कोल्हापुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। वह शिक्षाविद थे, वह प्रोफेसर थे। बाद में वह क्या बने हैं, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित राष्ट्रवादी नेता बने हैं। उनके राजनीतिक जो गुरु थे वह कौन थे, रानाडे थे। वह किससे जुड़े, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, रानाडे के द्वारा। गोखले एक जर्नल को भी संपादित किए हैं जिसका नाम क्या था, सुधारक था। ये सब जो नाम है ये सबको नोट कर लीजिएगा। सुधारक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और यह एक क्वार्टरली क्या था, जर्नल था। वह प्रोफेसर रह चुके हैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के, कहाँ पर, फर्गसन कॉलेज पूना
के, और उसी कॉलेज में वह प्रिंसिपल रहते हुए रिटायर कब कर गए, 1902 ईस्वी में। अब जानते हैं इनके बारे में आगे। अब द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या किए, स्थापना किए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी राष्ट्रभक्त हैं वो सब एक साथ मिलकर क्या करे, काम करे। और इस सोसाइटी के जो प्रमुख जो सदस्य थे वह थे श्रीनिवास शास्त्री थे और पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। तो पूछ देगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किनके द्वारा किया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब किया गया है, 1905 में। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, कुछ राष्ट्रवादी नेता को एक साथ मिलाकर और क्या किया जाए, देश की सेवा किया जाए। और इसके कुछ जो प्रसिद्ध नेता कौन कौन थे, श्रीनिवास शास्त्री और पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। अब देखते हैं उनका कांग्रेस में भूमिका क्या रहा है। अब उनका कांग्रेस में भूमिका देखते हैं। गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वप्रथम आईएनसी के इलाहाबाद सेशन में क्या हुए थे, सत्र में आए थे। ठीक है। अन्य राष्ट्रवादी नेता की तरह वह भी एक क्या थे, नरमपंथी नेता थे। नरमपंथी नेता कहने का मतलब वह अंग्रेज की नीति और अंग्रेज में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि एक बार भारतीय अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिए अंग्रेजों के सामने तो अंग्रेज क्या करेंगे, भारतीयों को अपना शासन के लिए छोड़ देंगे। और इसी विश्वास के साथ वह क्या करते थे, कार्य करते थे। उनको 1897 में आईएनसी का जनरल सेक्रेटरी क्या किया गया, चुना गया। और 1905 में आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया। यह 2 वर्ष याद रखना है। जनरल सेक्रेटरी कब चुना गया है, 1897 में। और 1905 में क्या चुना गया है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। अब वह सुधार की मांग कैसे किए। गोपाल कृष्ण गोखले भले ही नरमपंथी नेता थे, वह अंग्रेज और अंग्रेज की नीतियों पर विश्वास करते थे, लेकिन जहां भी जरूरी होता था वह उनकी नीतियों का आलोचना भी करते थे। जहां लगता था कि नहीं भाई इससे भारतीयों के लिए खतरा है यह पॉलिसी, उस पॉलिसी का वह क्या करते थे, विरोध भी करते थे। वह ब्लाइंड सपोर्टर ब्रिटिश के नहीं थे, अंग्रेज के वह अंधभक्त नहीं थे। वह अंग्रेजों को जहां आवश्यकता पड़ता था आलोचना भी करते थे। अब क्या हुआ, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ है तो गोखले खुलकर अंग्रेज़ों की नीति का क्या किए हैं, निंदा किए हैं। और जो बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ भारतीयों के द्वारा उसमें जमकर क्या किए हैं, भाग लिए हैं। भले ही वो नरमपंथी नेता थे, लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद बड़े बड़े नरमपंथी नेता इससे क्या हो गए, आहत हो गए। और अंग्रेज के इस निर्णय का सब क्या किए हैं, आलोचना किए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी उनमें से एक थे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद वह अंग्रेज और अंग्रेज की नीतियों का क्या किए हैं, आलोचना किए हैं। और वह बहिष्कार आंदोलन में बढ़ चढ़ कर क्या किए हैं, भाग लिए हैं। 1906 में वह कहाँ गए हैं, इंग्लैंड गए हैं। और इंग्लैंड जाके वहाँ पे लोगों को, अंग्रेजी लोगों को क्या किए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन है उसके दयनीय स्थिति के बारे में उनको क्या किए हैं, बताए हैं। उनके सामने अपनी क्या रखे हैं, समस्या रखे हैं। तो पहला तो बताएं यहाँ पर कि वह बाइकॉट मूवमेंट में, बहिष्कार आंदोलन में भाग लिए। 1906 में इंग्लैंड जाकर वहाँ के लोगों को जागरूक किए हैं भारतीयों के समस्या के बारे में। मॉर्ले मिंटो सुधार है, इसको पारित करने में उनका एक अहम योगदान है। जब हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे। तो मॉर्ले मिंटो सुधार को पारित करने में भी गोपाल कृष्ण गोखले का क्या है, अहम योगदान रहा है। 1912 से 1915 के बीच वह पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं। और वह भारतीयों को उच्च पद देने की मांग के लिए हमेशा क्या रहे हैं, अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांगों को रखे हैं। भारतीयों को कभी भी उच्च पद नहीं दिया जाता था किसी भी सर्विसेज में। तो जब यह पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बने तो वह भारतीयों के उच्च पद की मांग किए हैं। तो यानी कि यह जिस स्थिति में जहाँ भी जिस पद पर रहे हैं हमेशा यह भारतीयों के लिए ही आवाज़ उठाए हैं। तो पूछ देगा कौन से ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में भी चुने गए, तो वह कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब क्या देखते हैं, रोल एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उनको सदस्य के रूप में चुना गया। उनमें इनका क्या क्या भूमिका है इसके बारे में देखते हैं। 1902 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या किया गया, सदस्य बनाया गया, जहां पर वह भारतीयों के मांगों के लिए
बहुत ही अच्छा क्या किए हैं, स्पीच दिए हैं, हमेशा भारतीयों की मांग को लेकर अपने बातों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखे हैं। वो क्या किए हैं, एक निरंतर प्रयास किए जो सॉल्ट पर, लवण पर जो कर लगता था या कपास के सामग्रियों पर जो टैक्स अंग्रेज़ों द्वारा लगाया जाता था उसको समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेज़ क्या करते थे, नमक पर भी टैक्स लेते थे, कर लेते थे, साथ साथ जो कपास का जो सामग्री कॉटन गुड्स था उस पर भी क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। जब यह सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने तो वह मांग किए कि लवण पर लगने वाला जो टैक्स है, सॉल्ट टैक्स है, उसको समाप्त कर दिया जाए और कॉटन गुड्स पर जो टैक्स लगता है, कपास के जो सामग्रियों पर टैक्स लगता है उसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा सेना पर जो अत्यधिक खर्च होता है उसको भी कम करने की क्या की गई, मांग की गई। गोपाल कृष्ण गोखले जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने तो क्या क्या चीज़ की मांग किए हैं, तो लवण कर को हटा देने की बात कहें, कपास सामग्री पर लगने वाले कर को हटा देने की मांग किए, सेना पर जो फिजूल खर्ची होती है उसको कम करने की यह क्या किए हैं, मांग किए हैं। उसके साथ साथ क्या किए हैं, वह प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को मुफ्त कर देने की मांग की है। वह चाहें कि एक ऐसा विधेयक आए, ऐसा बिल आए जिसके तहत भारतीयों को प्राथमिक शिक्षा को फ्री में दिया जाए, लेकिन उनका यह प्रयास क्या रहा, असफल रहा। चूँकि वह एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो उनको पता था भारतीय लोग जो हैं आर्थिक तौर पर क्या हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, और इसी समस्या को लेकर गोपाल कृष्ण गोखले मांग किए कि ऐसा एक फिस्कल पॉलिसी लाया जाए, ऐसा एक राजनीतिक राजकोषीय नीति लाया जाए जिसके तहत भारतीयों का जो आर्थिक स्थिति हो वह क्या हो चुके, मजबूत हो सके। और इसके लिए क्या किया जाए, जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए। इसके लिए प्रयास किए हैं। तो आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होते हुए क्या क्या चीज़ की मांग किए हैं, तो पहला सॉल्ट टैक्स समाप्त होने का करने का मांग किए, कपास के सामग्रियों पर जो टैक्स लगता था उसको समाप्त करने की बात कहे हैं। तीसरा, जो सेना पर फिजूल खर्च किया जाता था उसको समाप्त करने का बात की है। प्रारंभिक शिक्षा को मुफ्त कर देने की बात कहें, साथ साथ कुछ ऐसा नीति बनाने की बात की कहे हैं ताकि भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसके साथ साथ यह मध्यम शिक्षित वर्गों को रोजगार देने की भी क्या कहे हैं, बात कहें। अगला आते हैं गांधी जी पर उनका प्रभाव। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए, और वहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा चल रहे आंदोलन में महात्मा गांधी को क्या किए हैं, सहयोग दिए हैं। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको अपना क्या मान लिए, राजनीतिक गुरु मान लिए। अब आ जाते हैं निधन की बात आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो अथाह साहस वाले क्या थे, नेता थे। वह राष्ट्र निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं। उनको राष्ट्र निर्माण में उनका क्या है, एक अहम क्या है, भूमिका है। बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। प्रैक्टिकल कहने का मतलब क्या था, वो जो सोचते थे, वो जो करते थे उसमें प्रैक्टिकलिटी क्या होता था, झलकता था। और यही कारण है कि महात्मा गांधी उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए। 15 फरवरी 1915 को उनका निधन महज 49 वर्ष में हो गया। कहा जाता है कि जब वह अपने सफलता के चरम सीमा पर थे, उत्कर्ष पे थे, उनका निधन मात्र 49 वर्ष की अवस्था में हो गया। उम्मीद करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अगले जो नरमपंथी नेता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनके बारे में देखते हैं। एक बात और हम लोग जान लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कि उनके निधन के बाद जितने भी नेता थे, भारतीय नेता थे, सब उनके योगदान का क्या किए, प्रशंसा किए। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले के विचार से सहमत कभी नहीं रहते थे, लेकिन वह उनके निधन के बाद लिखे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले भारत के हीरा थे, महाराष्ट्र के रत्न थे और कार्यकर्ताओं के क्या थे, राजकुमार थे। तो अगर क्वेश्चन दे दे कि किनको भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और कार्यकर्ताओं का राजकुमार कहा जाता है, तो वह कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और किनके द्वारा कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यह भी याद रखना है। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 में कहाँ पर हुआ, बंगाल में हुआ। 1868 में वह क्या किए, स्नातक हो गए, ग्रेजुएट हो गए, और महज 20 वर्ष की आयु में वह क्या किए हैं, आईसीएस की परीक्षा क्या किए, पास कर लिए। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद उनको सिलहेट जिला, जो वर्तमान में भी कहाँ है, बांग्लादेश में है, वहाँ पर इनको क्या बना दिया गया, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बना दिया गया। चूँकि
अंग्रेज कभी से नहीं चाहते थे कि भारतीय उनकी बराबरी करें, और ये क्या बन चुके थे, असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट बन चुके थे। अब वो अभी अपने दम पे बन चुके थे। तो अंग्रेज चाह रहा था कि इनको किसी बहाने से क्या किया जाए, हटा दिया जाए, और वो हुआ भी। अंग्रेज क्या किए, बेतुका ग्राउंड पर क्या किए, बिना कोई वजह से क्या किए, इनको सेवा से क्या किया गया, हटा दिया गया। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा क्या लगा, सदमा लगा। और यही घटना उनको किसके तरफ मोड़ दिया, पब्लिक लाइफ की ओर, सार्वजनिक जीवन की ओर इनको क्या किया, मोड़ दिया। तो इनके बारे में क्या याद रखना है, बंगाल में 1848 में जन्म हुआ, 1868 में ग्रेजुएट हो गए, 20 वर्ष की आयु में आईसीएस का परीक्षा पास किए। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद सिलहट जिला में उनको असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बनाया गया, लेकिन उनको छोटे मोटे कारणों से सेवा से इनको हटा दिया गया, और यही इनको पूरी तरह बदल के रख दिया। और यह कहाँ आ गए, सार्वजनिक जीवन में आ गए। अब आते हैं रोल इन पब्लिक लाइफ। 1875 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए यह शानदार भाषण दिए, जिससे लोग इनके क्या हो गए, जो टैलेंट था उसके क्या हो गए, कायल हो गए। यह भी प्रोफेसर के रूप में कार्य किए हैं। यह मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में क्या किए हैं, कार्य किए हैं। 6 वर्ष बाद 1882 में वो एक अपना खुद का स्कूल खोले, जो बाद में किसके नाम से जाना गया, रिपन कॉलेज के नाम से जाना गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस विषय के प्रोफेसर थे, तो अंग्रेजी के थे। कहाँ थे, मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में। वह जिस स्कूल का स्थापना किए थे वह किस नाम से भी जाना जाता है, रिपन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ वह बंगाली समाचार पत्र को भी संपादित किए, जो लोगों में जागरूकता फैलाने का क्या किया है, कार्य किया है। 1876 में उनको कलकत्ता कॉरपोरेशन, कलकत्ता निगम का सदस्य चुना गया, और वह 2 दशकों तक वहाँ के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। तो कौन से ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिनको कलकत्ता कॉरपोरेशन का सदस्य चुना गया, तो वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कब चुना गया, 1876 में, जहाँ वह 2 दशक तक उसके क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। रिपन कॉलेज का स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। कौन से ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में शानदार भाषण दिए थे, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। कौन से ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो 20 वर्ष की आयु में आईसीएस की परीक्षा पास किए थे, इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं कि उनको बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी सदस्य निर्वाचित किया गया। वह 4 बार बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। कब कब बने, 1884, 1896, 1898 एवं 1900 में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या बने हैं, सदस्य बने हैं। अब आते हैं इंडियन एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में वह किसकी स्थापना किए हैं, इंडियन एसोसिएशन की क्या किए हैं, स्थापना किए हैं। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के नीतियों का क्या करना, विरोध करना, संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या करना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना था। और इस एसोसिएशन के माध्यम से अंग्रेज़ के कौन कौन से नीतियों का वह क्या किए हैं, आलोचना किए हैं। तो पहला तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बताए भी थे कि देसी भाषाओं में समाचार पत्र पर रोक लगा दिया गया था, इसके लिए वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किए। साथ साथ आर्म्स एक्ट, भारतीयों को शस्त्र रखने से क्या किया गया था, मना किया गया था, जिसको आर्म्स एक्ट कहा गया था, उसका भी वह क्या किए हैं, आलोचना किए हैं। और तो पूछ देगा किसका आलोचना किए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आलोचना किए हैं, और आर्म्स एक्ट का क्या किए हैं, आलोचना किए। इसके साथ साथ आईसीएस के परीक्षा का उम्र सीमा क्या किया जा रहा था, घटाया जा रहा था, एज लिमिट घटाया जा रहा था। इसका भी क्या किए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जम के विरोध किए हैं। इसका भी क्या किए हैं, क्रिटिसाइज किए हैं। भारतीय जो होते थे वह लेट से शिक्षा प्राप्त करते थे, देरी से स्नातक होते थे, देरी से शिक्षा ग्रहण करते थे। अंग्रेज जानबूझकर आईसीएस के परीक्षा के उम्र सीमा को कम करना चाहता था, ताकि भारतीय इसमें भाग ना ले सके। और इसका विरोध किनके द्वारा किया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। अब आ जाते हैं रोल इन कांग्रेस। कांग्रेस में इनका क्या भूमिका रहा है। देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद अलग से बता देंगे। इल्बर्ट बिल विवाद के बाद क्या हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को यह अनुभूति हो गया कि छोटे मोटे स्तर से के एसोसिएशन से अंग्रेज़ों के खिलाफ हम अपने आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एसोसिएशन स्थापना करना भी हो तो अखिल भारतीय स्तर पे, ऑल इंडिया लेवल पे क्या करना है, एसोसिएशन की स्थापना करना है। इसी को उद्देश्य लेते हुए 1883 में वह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस
का क्या किया, स्थापना किए, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था, अखिल भारतीय क्या था, संगठन था। और इसका काम था कि जो भी राजनीतिक उद्देश्य रखे हुए लोग हैं सबको एकजुट करना। और कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वह आईएनसी का प्रिकर्सर माना जाता है, इससे पहले माना जाता है। आईएनसी का स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? 1885 में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब हुआ है? 1883 में। किनके द्वारा किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। 1886 में 1886 में क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसको किससे मिला दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिला दिया गया। वो सोचे कि दोनों जो संगठन है उसका एक ही उद्देश्य है, तो क्यों ना दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें। और 1866 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किससे जाकर मिल गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस से जाकर मिल गया। और वहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के क्या बन गए? सक्रिय सदस्य के रूप में वह बन गए हैं। वह आईएनसी के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। कब? 1895 पूना सत्र में और 1902 में अहमदाबाद सत्र में क्या हुए हैं? आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी की तरह वह भी क्या थे? नरमपंथी नेता थे। वह अंग्रेज को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे, अंग्रेज को हटाना नहीं चाहते थे, बस चाहते थे कि अंग्रेज क्या करे, अपने प्रशासन में कुछ क्या कर ले, सुधार कर ले। उनका मानना था कि जहाँ भी ज़रूरी हो विरोध करो, जहाँ भी संभव लगे सहायता करो। यानी कि अगर लगे कि अंग्रेज का नीति भारतीयों के विरुद्ध है तो उसका क्रिटिसाइज करो, अगर लगे कि अंग्रेज का नीति हमारे हित में है तो उसको क्या करो? सहायता प्रदान करो। लेकिन बंगाल के विभाजन के बाद फिर उनका भी मत क्या हो गया? चेंज हो गया। क्योंकि बताए थे कि बंगाल का विभाजन जितने भी नरमपंथी नेता थे उनके सभी को क्या किया था? आहत किया था। उनमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक थे। बंगाल के विभाजन के बाद वह भी स्वदेशी आंदोलन में क्या किए? भाग लिए हैं और अंग्रेजों के जो सामग्री हैं उसका क्या किए हैं? बहिष्कार किए हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईएनसी में रहते हुए 35 वर्षों तक भारत की क्या किए हैं? सेवा किए हैं। परंतु 1919 में कांग्रेस के कुछ सदस्यों के साथ मतभेद हो जाने के कारण वह कांग्रेस को क्या किए? छोड़ दिए हैं। 35 वर्षों तक आईएनसी के साथ काम किए, लेकिन 1919 में वह क्या किए? आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किए हैं? छोड़ दिए हैं। राजनीतिक चिंतक के रूप में उनका क्या क्या योगदान था? तो वह एक महान लेखक थे, महान वक्ता थे और महान राजनीतिक क्या थे? चिंतक थे। वह किनसे प्रभावित थे? तो बुर्क से, मिल से और स्पेंसर से बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रभावित थे। उनको भारत का बुर्क भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा भारत का बुर्क के रूप में किनको जाना जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जाना जाता है। वह इतने अच्छे वक्ता थे कि अगर वह भाषण दे देते थे तो लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाते थे? उत्तेजित हो जाते थे और उनमें राष्ट्रवाद की भावना क्या हो जाती थी? जग जाती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या किए हैं? एक समाचार पत्र को संपादित किए हैं जिसका नाम क्या था? बंगाली था। और वह बंगाली किसके द्वारा निकाला जाता था, प्रकाशित किया जाता था? तो WC बनर्जी के द्वारा। वह एक पुस्तक भी लिखे हैं जिस पुस्तक का नाम है नेशन इन द मेकिंग। बहुत ही क्या है? फेमस पुस्तक है। पूछता भी है कि नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। उसके इनके अलावा वह स्वशासन के बारे में और इससे संबंधित मुद्दाओं के बारे में भी क्या हुए हैं? लिखे हैं। उनका निधन कब हुआ है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस कब ली है? 1925 में ली है। उम्मीद करते हैं 3 जो हम लोग पढ़े हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जामिनेशंस में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे और बार बार क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी नेताओं के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। थैंक यू।